हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स से यानी कि पॉलिटिकल साइंस से सेकंड चैप्टर को। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म और आज हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पूरा डिटेल में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश के भी हम सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जानते हैं व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एग्जिस्टिंग इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस टाइप की गवर्नमेंट है ये हमें बताना है। तो देखिए वहां पर चलता है हमारा यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका कंटिन्यूस टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यानी कि पूरे व्यवहारिक उद्देश्य के लिए बना है अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तो देखिए यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम चलता है जहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास ही सारी पावर है वहाँ पर। तो देखिए तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तो देखिए जो वहाँ पर तमिल लीडर हैं वो चाहते हैं कि श्रीलंका में भी फेडरल सिस्टम हो। फेडरल क्या होता है? संघवाद, संघीय हो, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका सिस्टम कैसा हो? संघवाद का सिस्टम हो, यानी कि वो पावर शेयरिंग करे। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या हैं। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम आर टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि वो कंट्री की एकता को सेव करें, सुरक्षित रखें और एकता को बढ़ावा दें और जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उन्हें एक मत रखें, एक जगह मिलाकर रखें, एकता से रखें। व्हाट इज फेडरलिज्म? ये संघवाद है क्या, ये हमें बताना है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जिसका मीनिंग होता है स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए फेडरल सिस्टम क्या है? फेडरल इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर है यानी कि जो सत्ता का विभाजन है वो डिवाइड हो, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच और जो दूसरे हमारे स्टेट्स हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं उन सभी के बीच हो। यही होता है संघवाद। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन द फेडरल सिस्टम। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम बना है इसमें जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यानी कि जो सरकार कर लगाती है, जिस तरह से वो लगान लेती है उसकी क्या सच्चाई है ये हमें बताना है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन अ फेडरल सिस्टम। तो देखिए एक फेडरल सिस्टम में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है हर एक लेवल की गवर्नमेंट को कि किस तरह से उन्हें रिवेन्यू लेना है और किस तरह से वो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो डिवाइड की गई है। ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि किस तरह से हर लेवल की गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू लेगी, वो कर लगाएगी और किस तरह से वो फाइनेंशियल कंडीशन को अपनी इम्प्रूव करेगी या लोगों पर उस सारी चीज़ को खर्च करेगी। यहाँ जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वो लगान के रूप में पैसा लेगी और उसी को जनता के बीच में डिवाइड करेगी। वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो देखिए इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर करती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन राजस्थान। तो ये जगह कौन सी थी? पोखरन राजस्थान। इन इंडियन फेडरेशन कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए ये जो इंडियन फेडरेशन है इसमें कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो देखिए यहाँ पर हैं द इंडियन फेडरेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि कुछ चीज़ और दी गई है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। करंटली हाल ही में क्या हुआ है? देयर आर 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम
जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कि आर्टिकल 370 क्या है। तो ये जब से हटा है तब से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी ऐड कर लिया गया है। तो देखिए अभी 28 स्टेट हो गए हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। व्हाट डज ज्यूरिसडिक्शन मीन्स? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? तो देखिए ये हम जानते हैं, द एरिया ओवर विच गवर्नमेंट हैज़ लीगल अथॉरिटी। तो देखिए वो एरिया जिस पर जो गवर्नमेंट है उसका कानूनी अधिकार हो, यानी कि हम दायरा कह सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग होता है कोई दायरा, ठीक है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि आपका दायरा कहाँ तक है, यानी कि बाउंड्री से भी बताया जा सकता है और दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनसे भी बताया जा सकता है कि आपका दायरा यहाँ तक है और ये कानूनी होता है। हाउ कैन यू से दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिसडिक्शन? तो देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि जो हर एक गवर्नमेंट है, लेवल पढ़ा है ना अपने टीयर ऑफ गवर्नमेंट को, जान गए हैं कि हमारी कंट्री में 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो हर एक टीयर है गवर्नमेंट का, उसका आप कैसे कह सकते हैं कि उसका अपना एक दायरा है। तो देखिए द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं कि किस लेवल की गवर्नमेंट का कहाँ तक दायरा है। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रेजिडरी सब्जेक्ट? रेजिडरी सब्जेक्ट क्या है? गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना है। सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ 3 टीयर्स या 3 लिस्ट ऑफ इंक्लूड इन रेजिडरी सब्जेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो देखिए हमने चैप्टर में 3 लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट पढ़ी थी, स्टेट लिस्ट पढ़ी थी और कॉनकरेंट लिस्ट पढ़ी थी। पूरा डिटेल में हमने जाना था। तो देखिए जो चीज़ें इन तीनों लिस्ट में नहीं आती हैं वो किस में इंक्लूड कर दी जाती हैं? वो कर दी जाती हैं रेजिडरी सब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो वो आ जाती हैं हमारी इन तीनों लिस्ट के बाहर और जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिडरी सब्जेक्ट कहते हैं। What do you mean by holding together federation? Holding together federation का क्या मतलब है? It is a federation where a large country decide to divide the power between the central government and the government of the states. Example India. तो देखिए ये जो फेडरेशन है ये इट इज़ अ फेडरेशन, ये एक फेडरेशन एक संघ है जहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो जो पावर है उसको वो डिवाइड करेंगे किस किस के बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जैसा कि इंडिया में है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है इंडिया का, और भी कंट्रीज में है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 कंट्रीज विच आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हमें कुछ 2 कंट्रीज के यहाँ पर नाम देने हैं जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो देखिए यहाँ पर है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, यहाँ पर 3 दे दिए गए हैं, ठीक है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए यहाँ पर है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर बताया गया है ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड आर स्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी जो स्टेट्स हैं उन्हें इक्वली पावर मिली हुई है और सभी स्ट्रांग है। तो देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस भी समझ पा रहे हैं कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सभी जो स्टेट्स होते हैं उन्हें इक्वल पावर नहीं दी जाती है, जबकि कमिंग टुगेदर में जो सभी स्टेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इक्वली उन्हें पावर दी जाती है। नेम द एरिया विच डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। हमें कुछ ऐसे एरियाज के नाम बताने हैं जिनके पास पावर नहीं है एक स्टेट की, ठीक है। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज, उन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दिल्ली, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ
रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ अवर कंट्री। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस काल में हमारे देश में क्षेत्रीय राजनीति का उदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पीरियड बताना है, टाइम बताना है। तो देखिए पीरियड आफ्टर 1990, ठीक, saw the rise of regional political parties in many state of our country। हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, ऐसी जगह थी जहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है 1990 के बाद दिखी, यानी कि वो निकल कर बाहर आई। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं। तो देखिए इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आर द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन इट सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। तो देखिए कंपैरिजन स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, ये डिफरेंस हम देखते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कई चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो चेंज करना है ना वो काफ़ी आसान नहीं है, ये हमने चैप्टर में जाना था। तो देखिए चेंजेस नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कितनी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पर है 22 लैंग्वेजेस आर इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस पूछा गया है, या पूछा भी जा सकता है कि किस शेड्यूल के अंतर्गत ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आपको 8th बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। व्हाट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज। तो देखिए जो हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसे और किस नाम से जाना जाता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द पंचायती राज। ठीक है, उसे बहुत अच्छे से पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। When was the 3rd year of democracy made more powerful and effective? कब जो 3rd year है डेमोक्रेसी का वो कब पावरफुल और इफेक्टिव हुआ पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए द 3rd year of democracy was made more powerful and effective in 1992। ठीक है, तो 1992 में ये पहले से ज़्यादा पावरफुल हुआ, पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। Why are these subjects included in the union list? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मैटर्स हैं, ये क्यों यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए। ठीक है, तो देखिए ये तो हम जानते ही हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि डिफेंस को लेकर हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनियन लिस्ट में क्यों इंक्लूड की गई ये हमें बताना है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी इन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि हमें पूरी कंट्री में एक जैसी पॉलिसी की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए उन्हें इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक, द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। और ये जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिससे वो लॉ बनाती है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से लॉ बनाती है, तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, उनकी पॉलिसी जो है पूरी कंट्री में एक जैसी हो, इसलिए इन्हें यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। हालांकि ये हमारा क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए था और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो नीचे होना चाहिए था, फिर भी देखिए हम इजीली समझ लेते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ, फिर से देखते हैं, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो देखिए ये सारी जो लिस्ट है ये यूनियन लिस्ट में आती है, जैसे डिफेंस को लेकर है, फॉरेन अफेयर्स को लेकर है, बैंकिंग को लेकर है, कम्युनिकेशन और करेंसी को लेकर है। इन सब इशूज़ पर जो भी सॉल्यूशन होता है या जो भी लोग कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इन विच लिस्ट डू एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज फॉल। तो देखिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, ये सब कौन सी लिस्ट में आते हैं। तो देखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर ये आते हैं। हुज लॉज
prevail if there is conflict between the state government and central government on the subject of the concurrent list। तो देखिए अगर यहाँ पर पूछा गया है कि whose law prevail, किसका लो माना जाता है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, किसके सब्जेक्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है तो देखिए किसको प्रिवेल किया जाता है, किसको माना जाता है। देखिए द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल, तो देखिए माना जाता है वो नियम जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर अगर कोई इशू होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पहल दी जाती है, उसके लॉ को माना जाता है। हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? तो देखिए द मेयर इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो होता है मेयर। हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपालिटीज़ का हेड कौन होता है? द म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है म्यूनसिपालिटीज़ का हेड। ठीक है, नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ यूनियन, कुछ नहीं सभी का नाम यहाँ पर बताना है। तो देखिए चंडीगढ़, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पांडिचेरी एंड कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ये सभी क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के। इट इज़ ईजी टू मेक चेंज इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, तो क्या ये बहुत आसान है कि पावर शेयरिंग में चेंज किया जाए, उसका जो अरेंजमेंट है इंडिया में उसको चेंज किया जाए? नो, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन इंडिया। तो देखिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, तो देखिए जो पार्लियामेंट है ना वो इस चेंज को, इस अरेंजमेंट को खुद से बदल नहीं सकती है। विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज माना गया? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है नो लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में सहमति नहीं मिली, पहचान नहीं मिली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो नेशनल लैंग्वेज के रूप में मानी जाती हो। व्हाई वाज स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड, तो देखिए ये जो हमारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन है ये क्यों बनाया गया? ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1954, तो इसे बनाया कब गया? 1954 में बनाया गया। टू रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक, तो देखिए यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के लिए इसे बनाया गया। What status has been given to हिंदी by the Constitution of India, क्या स्टेटस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हिंदी लैंग्वेज को? हिंदी हैज़ बीन गिवन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, तो देखिए इसे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? हु इज़ ही इलेक्टेड, हाउ इज़ ही इलेक्टेड, ये कैसे चुना जाता है? सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड होता कौन है? सरपंच होता है, जिसे हम प्रधान भी कहते हैं। ठीक है, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स लिविंग इन द पंचायत एरिया, और ये चुना जाता है उन लोगों के द्वारा, उन वोटर्स के द्वारा जो उस पंचायत एरिया में रहते हैं। व्हाट इज पंचायती राज, पंचायती राज क्या है? रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज, जो हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। मेंशन द बेसिक आइडिया बिहाइंड द पावर शेयरिंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है भारतीय संघवाद में सत्ता की साझेदारी के मूल विचार क्या थे, उसका हमें उल्लेख करना है। तो देखिए उसका मूल विचार था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण करना ही था उनका
बेसिक आइडिया, ठीक है। नेम सम स्टेट्स विच वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथेंसिटी और ज्योग्राफी। तो देखिए हमें कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बताने हैं जो केवल उनके लैंग्वेज के आधार पर ही नहीं क्रिएट किए गए, बल्कि उनकी जो कल्चर था, एथेंसिटी थी, ज्योग्राफी थी, उन सब के आधार पर उन्हें बनाया गया। तो देखिए स्टेट लाइक नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेसिस ऑन कल्चर, एथेंसिटी एंड ज्योग्राफी। तो देखिए ये सारे स्टेट थे जिन्हें उनके कल्चर की वजह से, उनके लैंग्वेज की वजह से क्रिएट किया गया। वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट? हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए लोकल गवर्नमेंट हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन दियर लोकलिटीज़। तो देखिए जो लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें ही अपनी लोकलिटीज़ की प्रॉब्लम का पता होता है। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशेंटली। तो देखिए उन्हें आइडिया होता है कि किस तरह से और कहाँ पर पैसों को स्पेंड करना है और किस तरह से चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैनेज करना है। व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन? तो देखिए विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल विचार है? The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। तो देखिए बेसिक आइडिया है क्या डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, कि वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंट्री में अलग अलग लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और उन्हें जो है बहुत अच्छे तरीके से लोकल लेवल पर ही सेटल किया जा सकता है। Who presides over the meeting of municipal corporation? तो देखिए नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर प्रीसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर होता है, तो वही उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मेयर? मेयर कौन है? नेम 2 सिटीज विच हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और हमें 2 सिटीज के नाम बताने हैं जहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। तो देखिए जो चेयरपर्सन होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उसे मेयर कहा जाता है। दिल्ली एंड मुंबई हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दिल्ली में और मुंबई में क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन फेडरेशन। फेडरेशन में जो जुडिशरी है वो किस तरह से एक एम्पायर का काम करता है? सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इन डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ दियर रेस्पेक्टिव पावर्स। तो देखिए हमने पढ़ा अलग अलग टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें क्या होता है सबको अपनी अपनी पावर्स दे दी जाती हैं। तो देखिए जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है उनके बीच में, जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है उनके बीच में अगर किसी इशू को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एम्पायर की तरह काम करता है। कोर्ट्स इन इंडिया हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए जो इंडिया में जो कोर्ट है ना उन पर उन्हें बहुत सारी पावर दी गई हैं जो क्या कर सकती हैं, जो गवर्नमेंट है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं या उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हाउ आर विलेज सरपंच और पंच इलेक्टेड? किस तरह से जो पंच हैं, सरपंच हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है? तो देखिए सरपंच और पंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। तो देखिए सरपंच और पंच जो है डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं, यानी कि उस वार्ड में और उस विलेज में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ही उन्हें चुना जाता है। हाउ आर मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति इलेक्टेड? जो पंचायत समिति है उसके मेंबर किस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं? द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो देखिए जितने भी पंचायत के मेंबर्स होते हैं उस एरिया में उनके द्वारा जो मेंबर है पंचायत समिति के उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उन्हें चुना जाता है। व्हाट इज अ जिला परिषद? जिला परिषद क्या है? ऑल द पंचायत समिति। देखिए अभी यहाँ पर हमने पढ़ा पंचायत समिति को कैसे चुना जाता है। तो देखिए सभी जो पंचायत समिति हैं या मंडल से एक डिस्ट्रिक्ट में टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जिला परिषद, वो सभी मिलकर एक जिला परिषद
बनाते हैं। व्हाट इज अ पंचायत समिति? पंचायत समिति क्या है? अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड, तो देखिए कुछ ग्राम पंचायत जो है वो इकट्ठा होते हैं एक साथ टू फॉर्म पंचायत समिति और अ ब्लॉक, तो देखिए वो एक पंचायत समिति या ब्लॉक समिति का निर्माण करते हैं। तो देखिए काफ़ी इजीली हमने सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर से पढ़े हैं। आई होप चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।